जा रहे हैं चैप्टर 11। चैप्टर 11 इसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज। चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, देखिए क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में ये बताता हूं। आपने पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना पिछले दो चैप्टर में। चैप्टर 9 और चैप्टर 10 है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। चैप्टर 9 में मैकेनिकल प्रॉपर्टी हमने सॉलिड्स की पढ़ी और चैप्टर 10 में मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड की पढ़ी। इसमें थर्मल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बस इसको अलग अलग नहीं किया कि पहले सॉलिड की पढ़ लो फिर फ्लूइड की। इसमें पूरे मैटर की पढ़ रहे हैं, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, सबकी थर्मल प्रॉपर्टी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, किस टाइप की फिजिक्स पढ़ने जाएंगे। एक बात बताइए, जब मम्मी खाना बनाती है, रोटी बनाती है, पराठे बनाती है, तो जो तवा होता है वो तो लोहे का होता है, लेकिन जो उसे पकड़ने वाला हैंडल होता है वो लकड़ी का होता है। बहुत मामूली सी साइंस है इसमें, मामूली सा विज्ञान है कि जो तवा है वो लोहे का है, लेकिन उसे पकड़ने का जो हैंडल होता है ये तवा, फिर उसका जो हैंडल है यहाँ वहां लकड़ी ठुसी होती है, लकड़ी। ऐसा क्यों भाई? उसका सिंपल रीजन है, कहीं ना कहीं यहाँ भी थर्मल प्रॉपर्टी यूज हो रही है। हम पूरे को लकड़ी का क्यों नहीं बना सकते? तो यार लकड़ी फ्लेम थोड़ी नहीं झेल पाएगी। यार पूरे को लोहा क्यों वहां लकड़ी क्यों ठोस दी? क्योंकि हम जानते हैं कि आयरन सॉलिड के वो आयरन हीट के साथ कैसा रिएक्ट करता है और लकड़ी कैसे रिएक्ट करती है। तो ये आयरन और लकड़ी की थर्मल प्रॉपर्टी में अंतर हुआ ना कि लकड़ी को आप कंफर्टेबली टच कर सकते हो गर्म होने के बावजूद भी हमको, ठीक है ना, लेकिन आयरन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो ये क्या है? एक छोटा सा विज्ञान है, थर्मल प्रॉपर्टीज ही तो है कि आयरन की थर्मल प्रॉपर्टी अलग है और लकड़ी की थर्मल प्रॉपर्टी अलग है। ऐसा ही कुछ इस चैप्टर में आप पढ़ने जा रहे हो। तो सबसे पहली डेफिनेशन इसमें हमें मिलेगी टेम्परेचर। सबसे पहली डेफिनेशन हम टेम्परेचर की बात करेंगे। अब टेम्परेचर की डेफिनेशन ना कई बार अपडेट हुई है, कई बार। अब एसआई नहीं अपडेट की है। तो जो इस समय जो करंट अपडेटेड डेफिनेशन है टेम्परेचर की, जो एक्चुअल डेफिनेशन एक्सेप्ट की गई है टेम्परेचर की, वो तो आप थर्मोडायनेमिक्स का वेट करो। जब थर्मोडायनेमिक्स आएगी तब टेम्परेचर की एक ओरिजिनल और एक्चुअल डेफिनेशन आएगी आपके सामने। तो अभी तो बस काम चला लीजिए। यानी अभी मैं जो डेफिनेशन दूंगा और फिर मैं थर्मोडायनेमिक्स में भी दूंगा तो आप कंफ्यूज मत हो ना, सर पहले कुछ और बोल रहे हो आज कुछ और बोल रहे हो। एक्चुअल डेफिनेशन टेम्परेचर की थर्मोडायनेमिक्स के लिए वेट करो और अभी काम चलाना है। तो सिंपली द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी में हम क्या मेजर करेंगे कि कोई बॉडी कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, ठीक है ना। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। और यहाँ हॉटनेस का मतलब ये नहीं कि मास्टर की हॉटनेस मेजर कर पाओगे कि हमारे मास्टर तो बड़े हॉट लुकिंग है, नहीं। यहाँ हॉट हीट वाला हॉट है ना। तो टेम्परेचर द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो काम चलाइए। और अच्छा डेफिनेशन भी आसान है, काम जरूर चल रहा है लेकिन आसान तो है ना, ठीक है। अब आ जाइए, टेम्परेचर को मेजर करने की ना बहुत सारी यूनिट हमारी मार्केट में है, बहुत सारी है, बहुत सारी। उसमें से तीन हम फ्लेवर्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। एक है सेल्सियस, एक है केल्विन और एक है फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर को मेजर, जैसे लेंथ को मेजर करने की बहुत सारी यूनिट है ना, बहुत सारी यूनिट है लेंथ को मेजर करने की, मीटर, इंच, फुट, यार्ड। तो टेम्परेचर को मेजर करने की एक सेल्सियस भी है, एक केल्विन भी है, एक फ़ारेनहाइट भी है, जिसमें केल्विन को ऐसा यूनिट की इज्जत मिली है। यानी जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन है आपकी। ठीक है, आपने डिग्री सेल्सियस को बहुत यूज किया होगा, पर ऐसा यूनिट तो केल्विन है। जहां हम कंफर्टेबल होते हैं वहां सेल्सियस यूज करते हैं, जहां हम कंफर्टेबल होते हैं हम केल्विन यूज करते हैं। चलिए, अब एक चीज और, पहले एक काम करते हैं, इनमें कन्वर्जन रिलेशनशिप बिटवीन सी, के एंड एफ। तो एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, जिसकी मदद से आप सी को के को एफ को सी किसी में भी बदल लोगे। तो एक फॉर्मूला है सी माइनस 0 अपॉन 100 इक्वल टू के माइनस 273.15 अपॉन 100 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 180। ये एक फॉर्मूला है जो आपकी मदद करेगा सी को के को एफ, सी को एफ में बदलने की। बताता हूं कैसे, वो मेरे ऊपर छोड़ो। लेकिन यदि ये एक पैकेज है जिसे आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। हालांकि ये बात आपको थोड़ी ऊट पटांग सी लग रही होगी, सी माइनस 0
है, ये जबरदस्ती सा नहीं लिख दिया। C-0 तो C होता है सर, खाली C लिख दो उसे, तो आप खाली C भी लिख सकते हो। फिर मैंने क्यों ऐसा सजाया है, एक्चुअली ना सारे जो न्यूमरेटर है, F में से कुछ ना कुछ घट रहा है, K में से कुछ ना कुछ घट रहा है, तो C में से कुछ घटा देता हूं मैं, तो एक सिमिट्री बन गई और इसके अलावा कुछ नहीं है ना, कुछ ना कुछ सिमिट्री बन गई है, वरना C-0 का तो कोई मतलब है नहीं ना, C रह गया वो। तो आइए इसको यूज कैसे करना है। अब जैसे सपोज करो आपको C से K में या K से C में जाना है, मान लो आपको C से K में और K से C में जाना है, कोई टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में उसे केल्विन में बदलना है, केल्विन में है तो सेल्सियस में बदलना है, तो आप इसे देखो ही मत, केवल इतने को देखो, सिर्फ इस रेशियो को देखो। भाई जब C और K की बात हो रही है तो भाई मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो F का कोई काम है नहीं, C और K की बात करते हैं तो पता ना, इन दोनों रेशियो को हटाऊं तो ये C, ये 100, ये K, ये -273। अच्छा एक्चुअली ये मैंने ज्यादा ही एक्यूरेसी लिख दी, मतलब एक्यूरेट तो यही है 273.15, लेकिन यदि आपको अलाउड हो जब 9.8 को 10 लिख सकते हो, तो मैंने थोड़ा फटाफट करने के लिए, थोड़ा इग्नोर करने के लिए K-273 लिख दी। ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो 0.15 तो लिख लेना। तो यानी मैंने क्या किया, सिर्फ इतने को उठाया, और जैसे इतने को उठाया तो 100 से 100 कट जाएगा, तो C इक्वल टू K-273 ही बचेगा, या K इक्वल टू C प्लस 273 बचेगा। ये C क्या चीज है, मैं एक बार क्लियर कर दूं, C इज टेम्परेचर है, मतलब आप ऐसे समझो, जिसे मुझे तमीज से TC लिखना चाहिए उसे मैंने C लिख दिया है, जिसे मुझे TK थोड़ा तमीज से लिखना चाहिए उसे मैंने सिंपली K लिख दिया है, और TF लिखना चाहिए उसे F लिख दिया। मतलब द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल को मैंने खाली C लिख दिया, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल खाली K लिख दिया है, और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल उसको खाली F लिख दिया है। तो एक काम करते हैं, एग्जांपल बताता हूं मैं इसमें। यदि मैं आपसे कहूं, ठीक है, कि आपको C की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस दे रखी है, C यानी टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो आपसे पूछा K निकालो, तो इसको यूज कर लो इस नीचे वाले को, तो C की जगह 27 रखोगे, 27 में 273 जोड़ोगे, दैट इज देन जो टेम्परेचर आपका 27 है सेल्सियस में, वो केल्विन में 300 केल्विन है। हो समझ में आ गया होगा। इसी में एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यदि मान लो इसी में एक एग्जांपल और डाल देता हूं, ये तो मैंने सेल्सियस दिया और केल्विन निकाला, मान लो यदि मैंने केल्विन में कोई टेम्परेचर 373 केल्विन दे रखा है, मान लो मैंने टेम्परेचर दे रखा है 373 केल्विन और सेल्सियस में निकालना है, तो यहां इसको यूज कर लो, K की वैल्यू 373 रखोगे, फिर उसमें 273 घटाओगे तो C आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो यानी इससे इस फॉर को उठा के मैंने C से K और K से C निकालने को सीख लिया। अब मान लो यदि आपका C से F में जाना हो, तो आप एक काम करिए, ऐसे मत देखिए, आप सिर्फ इसको और इसको उठा लीजिए, तो इसका मतलब ये रेशियो C/100 वाला इसके भी बराबर है। मतलब ये दूसरी हेडिंग क्या है, यदि C से F में जाना हो या F से C में जाना हो, तो क्या करेंगे, अब आप C/100 को F-32/180 से इक्वेट कर दीजिए। कर दिया मैंने, तो इसे काट देंगे 20 से, तो C/5 F-32/9 मल्टीप्लाई करूं, तो अब यहां से देखो, यदि मुझे C निकालना है तो C हो गया 5/9 और ब्रैकेट में F-32। ये तो LHS में C लिख दिया। अब यदि LHS में F लिखना है तो F इक्वल टू 9/5C प्लस 32, मतलब इसी से बनाया ये और इसी से बनाया ये, तो ये F दे रखा हो तो C निकाल लेना, C दे रखा हो तो F निकाल लेना। एक आसान सा फॉर्मूला, एक आसान सा, यदि C की वैल्यू 10 डिग्री सेल्सियस दूं मैं, तो F कितना होगा जल्दी बताओ। C की वैल्यू 10 दूं, मैंने वैल्यू भी कोई उठपटांग नहीं दी, एक सिंपल वैल्यू दी है जिसे आप बिना कॉपी पेन उठाए भी कर सकते हो दिमाग से ही। C की वैल्यू 10 है, तो जल्दी बताओ F कितना आएगा। C की वैल्यू 10, जल्दी 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 जल्दी, C की वैल्यू 10 डिग्री सेल्सियस दी है मैंने, तो F कितना होगा, जो टेम्परेचर सेल्सियस में 10 डिग्री सेल्सियस है। किसी ने कुछ नहीं बोला, गुच्छा हो है। हाँ तुषार, इतनी देर लगती है भूमिका, तुषार अच्छे बच्चे हो आप। यहाँ 10 रखेंगे तो बिल्कुल ठीक, 50 फ़ारेनहाइट, 50 फ़ारेनहाइट। तो चलिए ये हो गया हमारे पास
सी से एफ में जाना। तीसरा तीसरा आप अपने आप समझ गए, यदि केल्विन से फ़ारेनहाइट में जाना है या फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाना है तो आप इस दोनों रिलेशन को यूज कर लेना, वो आपके लिए छोड़ दिया मैंने। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, इसी कन्वर्जन में एक और पॉइंट, ये तो हुआ 3 स्केल टेम्परेचर के और उनके बीच में आपस में कन्वर्जन। अब इसी में यदि मैं आपसे एक चीज और बोलूं, एक नोट, एक एग्जाम्पल और बताना, इफ सेल्सियस स्केल या टीसी, बेटा आपकी इच्छा है सी लिखो, आपकी इच्छा है टीसी लिखो, जैसे लिखना चाहो। वैसे तो तमीज तो यही है, ऐसे लिख लो तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो हमारे कंजर महाराज सी से सी भी काट देंगे, के से क काट देंगे। तो चलिए मैंने टीसी, तो बताना यदि कोई टेम्परेचर, अच्छा एक मिनट, ये वाला फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूं, ये वाला है ना, बताओ टीसी इक्वल टू टी के माइनस 273, यही तो है फॉर्मूला। सी ना लिख के टीसी लिख दिया, के ना लिख के टी के लिख दिया, तो टीसी इक्वल टू टी के माइनस 273 है ना। अब देखो सवाल है मेरा ये, मान लो अभी थोड़ी देर के लिए मैं इक्वेशन 1 देता हूं, एक सवाल है मेरा ये, एक एग्जाम्पल है कि यदि कोई टेम्परेचर है ना, यदि टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है तो वो इफ यदि कोई टेम्परेचर सेल्सियस में 27 है तो केल्विन में कितना होगा बताओ, जल्दी से टाइप करके बताओ। जो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है सेल्सियस में, तो वही टेम्परेचर यदि कन्वर्ट किया जाए और केल्विन में निकाला जाए, तो मैंने चलो फॉर्मूला ये लिखता तो बेटर रहता आपके लिए, 27 है 300। चलिए सिंपल बात, तो जो टेम्परेचर 27 है सेल्सियस में, वो टेम्परेचर 300 है केल्विन में। तो आपने एक चीज नोटिस करी, दोनों में न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग आ रही है, एक 27 आ रही है, एक 300 आ रही है। मतलब आपका टीसी और टी के बराबर थोड़ी नहीं है, नहीं है, 27 है वो 300 है, 27 है वो 300। दैट इज टीसी इज नॉट इक्वल टू टी के। अब चलो मान लो मैंने ये जो भी बॉडी है जिसका टेम्परेचर 27 है उसको थोड़ा गर्म किया और गर्म करने पे पाया कि इसका टेम्परेचर, लेट इफ इसी का टेम्परेचर मैंने 37 डिग्री सेल्सियस कर दिया, 37 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो अब इसे बदलना केल्विन में, बताना इसे केल्विन में बदलना कितना आएगा। इसको केल्विन में बदलोगे तो फॉर्मूला यूज करो, ये यूज कर लो, ये यूज कर लो, जो यूज करना है जल्दी बताओ। यदि टेम्परेचर 37 है, जी हाँ सुहानी, तो वो 310 केल्विन आएगा। तो फिर इस बात पे मोहर लग गई कि जो यहाँ 37 आ रहा है वो यहाँ 310 है, यानी इन दोनों में न्यूमेरिकल वैल्यू एक सी है ही नहीं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जो 12th तक आपके काम में आएगी वो ये, अब बच्चा 12th में जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, एक मामूली सी बात, वो कंफ्यूज रहता है। अब बताना यदि मैं आपसे कहता हूं मैंने टेम्परेचर 27 से 37 कर दिया, 27 से 37 कर दिया, तो चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल कितना किया, कितना टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया सेल्सियस में, 10 डिग्री सेल्सियस। बताना 27 था 37 कर दिया, 37 में से 27 घटाओ, 10 डिग्री सेल्सियस है ना, दैट इज। अब आप एक चीज देखिए, एंड डेल्टा, यही चीज मैं केल्विन में निकालूं तो कितनी आ रही है, मैंने कितना टेम्परेचर केल्विन में छेड़ दिया, तो आप देखोगे 310 में से 300 घटाओगे तो ये भी 10 केल्विन आ रहा है। तो मैं क्या समझाने जा रहा हूं कि ऑल दो भले ही टीसी और टी के बराबर नहीं होते, बट आपने एक चीज देखी, चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल और चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन स्केल बराबर ही आएगा, ये फ्लक्चुएशन बराबर आएगा। जितना टेम्परेचर सेल्सियस में फ्लक्चुएट करेगा उतना ही टेम्परेचर केल्विन में भी फ्लक्चुएट करेगा। समझ में आया ये चीज, देखो 10 न्यूमेरिकल वैल्यू एक सी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस टेम्परेचर, मान लो खाली डेल्टा टी लिखूं मैं, जिसे आप 10 डिग्री सेल्सियस लिख रहे हो उसे बिना किसी न्यूमेरिकल वैल्यू छेड़े सी को के लिख सकते हो, बशर्ते वो डेल्टा टी होना चाहिए ना कि टी। डेल्टा टी है तो यदि डेल्टा टी किसी सवाल में है तो सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस जाने में हम ये वाला फैक्टर यूज नहीं करेंगे। अच्छा एक चीज और, जो थोड़ा स्मार्टली खेल जाते हैं, जो स्मार्टली जिनकी फिजिक्स एक लेवल ऊपर है, बताना आपका टीसी का फॉर्मूला क्या है, टी के माइनस 273। बताना दोनों साइड को डिफरेंशिएट करूं तो डी टी सी डिफरेंशिएट कर दिया तो ये भी डिफरेंशिएट होगा और इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0 आएगा। तो क्या मतलब आ रहा है इसका, मैंने इसे ये रिलेशन है, इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा। इसका मतलब भी वही आ रहा है जो मैंने एग्जाम्पल से समझाया
कि चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल और चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन स्केल बराबर चलते। तो ये बात आगे न्यूमेरिकल में चिल्ल पौधाए मत करना, ये कैसे कर दिया आपने सर? मतलब आपके फिजिक्स में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम सेल्सियस को केल्विन में जा रहे हैं और नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू छेड़ेंगे, कभी नहीं हुआ। लेकिन ध्यान रखना कंडीशन अप्लाई, डेल्टा टी होना चाहिए ना कि टी। चलिए ये बात और हो गई। अब एक चीज और, हमारा साइंस जो कहती है वो ये कहती है अपनी थ्योरीज को लगा के, और आर्गुमेंट भी है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट आर्गुमेंट भी है कि यदि भविष्य में हम टेम्परेचर, मान लो हम टेम्परेचर गिरा रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, कोई कमरा है ना, कोई कमरा या कोई स्पेस, ठंडा कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो यदि भगवान भी इस धरती पर आ जाए और पूरा जोर लगा ले भगवान भी, तो इस दुनिया का द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर यदि कभी भविष्य में बनेगा तो वो 0 केल्विन ही बनेगा। इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर यदि कभी बनेगा तो वो 0 केल्विन बनेगा। मेरी बात समझना, हम इस टेम्परेचर पे को डिजाइन नहीं कर पाए अभी तक, हमें 0 केल्विन को आज तक बना नहीं पाए, लेकिन फिजिक्स को लगता है कि भैया आज नहीं तो कल बनाते जाए। आज हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है भाई, फिजिक्स की तरक्की आज से 20 साल पहले देखो और अब देखो। कोई सोच सकता था कि बेटा ड्रोन जैसी चीज कि या डिजिटलाइजेशन कुछ ऐसा सोच सकता था? ठीक, चलिए, तो इस ब्रह्मांड का यदि कोई स्मॉलेस्ट टेम्परेचर हुआ तो वो भविष्य में यदि बनेगा तो 0 केल्विन बनेगा। धीमे धीमे जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि क्या आर्ग्यूमेंट है। ऐसे कैसे पता चल गया फिजिक्स को भविष्य का, है ना? अच्छा, हाईएस्ट टेम्परेचर का कोई आइडिया नहीं है फिजिक्स को कि इस ब्रह्मांड में हाईएस्ट टेम्परेचर यदि कहीं है तो कितना है, हमें नहीं पता। सन की कोर में कितना टेम्परेचर है, कितना भयंकर टेम्परेचर होगा सन की कोर में, और ये सन की कोर तक हमें क्या पता, क्या भाई हमने कभी गए थोड़ी नहीं वहां, और फिर ऐसे पता नहीं कितने सन हमारे इस ब्रह्मांड में। ये ऐसे कितने देव लेट ज्वाइन किया था आपने, यहाँ लिख रहे हैं ना, टाइम पे ज्वाइन करा करो, फिर मैं यहाँ इरिटेट होता हूँ। यहाँ लिख रहे हैं ना 273.15, लिख रहा है नहीं लिख रहा, और फिर आप नहीं थे इसलिए आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, और मैंने यहाँ बता दिया था कि अभी रफली हम इसे 273 लेके चल रहे हैं। 8 बजे का मतलब 8 बजे, इतने दिन से आप पढ़ रहे हो मुझसे, मैं कभी 8 का 8 1 नहीं होने देता। हाँ तो चलिए, तो मैं बता रहा था हाईएस्ट टेम्परेचर का हमें कोई आइडिया नहीं है, पता नहीं सन की कोर में कितना, और ऐसे गैलेक्सी में कितने सन डोल रहे होंगे, सन से भी बड़े बड़े स्टार होंगे, उनकी कोर में पता नहीं कितने। हाँ, लेकिन लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर 0 केल्विन है। अब सुनना, यदि लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर 0 केल्विन में चीख के बोल रहा हूं, 0 केल्विन 0, तो इसका मतलब ये हुआ -3 केल्विन हो ही नहीं सकता, -4 केल्विन हो ही नहीं सकता, जब मैं ये कह रहा हूं 0 केल्विन से नीचे टेम्परेचर नहीं है। इसका मतलब केल्विन स्केल में टेम्परेचर नेगेटिव हो ही नहीं सकता। आप एक बार को सेल्सियस में -4 -20 माइनस, है ना, पढ़ सकते हो, फ़ारेनहाइट में माइनस पढ़ सकते हो, लेकिन केल्विन स्केल को इस तरीके से सजाया गया है, इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें नेगेटिव टेम्परेचर होते ही नहीं है। इसीलिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगी केल्विन में, हमेशा पॉजिटिव या एब्सोल्यूट वैल्यू ही आएंगी, बिना साइन के आएंगी, है ना। तो इसीलिए केल्विन स्केल का एक नाम और है एब्सोल्यूट स्केल। क्या नाम है? एब्सोल्यूट स्केल। तो याद रखना, या तो वो ये कहता है कि टेम्परेचर इज 30 केल्विन, या ये कह सकता है कि इफ टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल इज 30 यूनिट, यानी वो 30 केल्विन है, ठीक है ना। तो केल्विन स्केल की 2-3 बातें रिवाइज करा दूं। ऐसा यूनिट है, और क्या कहते हैं, डेल्टा टीसी और डेल्टा, भले टीसी और टी के बराबर नहीं होते, पर डेल्टा दोनों के बराबर होते हैं, और इस ब्रह्मांड का जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है वो 0 केल्विन है, ठीक है, इसीलिए इसको नाम एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं। तो ये तो बेटा था टेम्परेचर का कन्वर्जन। अब आ जाइए, अगला जो टॉपिक है हमारा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी, वो है हमारा थर्मल एक्सपेंशन। टॉपिक का नाम है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन माने फैलना, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। तो फिजिक्स ने, व्हाट इज फिजिक्स? स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, नेचर के, इस ब्रह्मांड के रहस्यों को स्टडी करना,
तो एक रहस्य फिजिक्स के पकड़ में ये भी आया कि जब हम किसी बॉडी को गर्म करते हैं तो वो फैलने लग जाता है, उसकी डायमेंशन फैलने लग जाती है। लेंथ यदि 10 सेंटीमीटर है तो वो 10.1 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझ में आ रहा है? यानी चीजें टेम्परेचर बढ़ाने पर फैलने लग जाती है, फैलना, एक्सपेंशन। इसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता दूं तब आपको थोड़ा भरोसा होने लगेगा। देखिए, ये थर्मल एक्सपेंशन का ही एप्लीकेशन है, या इसकी स्टडी की एप्लीकेशन है कि जब रेल लाइन बिछती है ना तो कभी ऐसे नहीं बिछती कि रेल लाइन ऐसे बिछा दी, ऐसे नहीं बिछती। कैसे बिछती है वो बीच बीच में गैप छोड़ के, ऐसे गैप छोड़ देंगे, आगे जाके गैप छोड़ देंगे, ऐसे ऐसे गैप, बीच में गैप छोड़ छोड़ के बनती है ये। मतलब गौर से देखो, यहाँ गैप है, यहां से यहां तक लोहे की रेल है ना, फिर गैप छोड़ दिया, फिर ये। ऐसा क्यों है? कंटिन्यूअस में क्यों नहीं ले लेते, गैप क्यों छोड़ते हैं? मैं बताता हूं। एक्चुअली ये देखा गया पास्ट में, भाई धीमे धीमे चीजें अपडेट होती है। आपके आज देखो कैमरा क्वालिटी कितनी अच्छी है, पहले थोड़ी नहीं थे इतने अच्छे कैमरा। तो पहले क्या था, जब रेल लाइनें ऐसी बिछाई जाती थी, ऐसे ऐसे पूरी फुल इंस्टॉल की जाती थी, तो मई जून की गर्मियों में ये तिरछी हो जाती थी, टेढ़ी हो जाती थी ऐसे। हमने बिछाई ऐसे पर हो ऐसे गई, मतलब इंस्टॉल ऐसे करी सीधी, लेकिन ऐसे डिस्टर्ब हो गई है। तो समझ में नहीं आता था हमारे इंजीनियरों को कि हम तो सीधा बिछाते हैं, टेढ़ी क्यों जाती है। धीमे धीमे जब स्टडी की तो पता चला ये थर्मल एक्सपेंशन। जब जून की चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ती है ना, जून की चिलचिलाती हुई गर्मी, मई जून की दोपहर में, तो पता है ये जो रॉड है ये एक्सपेंड होना चाहती है, ये जो रॉड है ये एक्सपेंड होना चाहती है, और होती है, होना चाहती नहीं है, होती है, होके रहेंगी। ठीक है, तो ये एक्सपेंड होना चाहती है। अब क्या होता है, यहां तो हमने जगह छोड़ दी, तो क्या होगा कि ये एक्सपेंशन होगा। देखो ये इधर एक्सपेंड होगा, ये हिस्सा इधर एक्सपेंड होगा, तो इनके पास जगह है तो एक्सपेंड हो जाएंगी। ये वाला हिस्सा इधर एक्सपेंड होगा, ये वाला एंड इधर एक्सपेंड होगा, तो इनके पास थोड़ी जगह रहती है, तो ये एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि आप एक कंटिन्यूअस में रॉड लोगे, रेल बिछाओगे, तो अब आप बताओ, अब छोटे छोटे हिस्सों में इसको समझो। अब ये हिस्सा एक्सपेंड होना चाह रहा है, ये वाला हिस्सा, ये ऐसे ये वाला हिस्सा एक्सपेंड होना चाह रहा है, पर यहां गौर से देखिए, ये इधर फैलना चाह रहा है, ये इधर फैलना चाह रहा है, ये इधर फैलना चाह रहा है, इधर जगह है नहीं, दोनों लड़मरे। ये रॉड के अंदर, इसको स्ट्रेस ध्यान देना पड़ी थी, इसको थर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं। एक ताकत होती है जो आप लगाते हो, ये ताकत हम नहीं लगा रहे, टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये आपस में लड़ रहे, थर्मल स्ट्रेस, जिसकी वजह से क्या होता है, जगह है नहीं। तो ये आपको मैं, यदि मेरे पास स्केल है नहीं इस समय, ठीक है, यदि एक लोहे का कोई स्केल जो आप लेते हो लोहे का, उसको यदि ताकत लगाओ ऐसे करके, टेढ़ा हो जाता ही नहीं हो जाता। तो जब ये ताकत लगेगी, ठीक है, ये इस तरीके से देखो तो ये टेढ़ी हो जाती है। फिर बाद में इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि बीच बीच में गैप छोड़ दो, जिससे क्या होगा, इधर इधर फैलने का मार्जिन रहेगा। तो इस तरीके से करके हम इस हरकत को मिनिमाइज कर पाए, खत्म नहीं कर पाए, मिनिमाइज कर दिया। खत्म तो ये कभी हो ही नहीं पाएगा। थोड़ी बहुत टेढ़ी, मतलब जो बहुत टेढ़ी होती थी वो थोड़ी बहुत टेढ़ी होंगी, जो बहुत बुरा होता था वो केवल बुरा होता। एक्चुअली जीरो इसलिए नहीं कर सकते ना, क्यों नहीं कर सकते? अब आप इतने हिस्से को समझना, चलो इतने इतने छोटे छोटे हिस्से में एज्यूम करना। अब ये हिस्सा भी एक्सपेंड करना चाह रहा होगा, ये भी एक्सपेंड करना चाह रहा होगा, तो तुम कितने कट मारोगे? ट्रेन को यूं यूं थोड़ी नहीं चलाना हमें, उछल उछल के कि बार बार जगह जगह कट लगा लें, तो ठीक है ना। तो अच्छा, कभी मौका मिले तो कभी जंक्शन पे जाना, धूप में, मई जून की धूप में, और पहले सेफली देख लेना उस वाली पटरी पे ट्रेन नहीं आ रही हो इधर उधर। और जंक्शन पे तो बहुत सारी ट्रेनें, रेल लाइनें खाली भी रहती हैं, है ना। तो उसमें बीच में बैठ के यूं देखना रेल को, जून में आपको वो टेढ़ी मेढ़ी दिख जाएंगी। ऊपर से देखने में सीधी नजर आती है, लेकिन थोड़ा गौर करोगे ना तो टेढ़ी नजर आ जाएंगी। वो तो अच्छा है, हमने सब मिनिमाइज करने के बाद टेढ़ी हो रही है, यदि ये कट नहीं मारते तो कितनी टेढ़ी होती। ये था थर्मल एक्सपेंशन का एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि जब गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है अपने तारों के थ्रू, तो बीच बीच में खंभे होते हैं ये, तो तार को सीधा नहीं लटकाती, ऐसे, मतलब ऐसा नहीं, ऐसे करती है, मतलब तार को ऐसे नहीं लोड करती, ऐसे करके इंस्टॉल करती है, ऐसे नहीं लोड करती, ऐसे करके। क्यों भैया ऐसे क्यों करती है? ताकि आप जंपर डाल लो आसानी से,
नीचे से ऐसे करती है, तारों को ऐसे लटकाती है। उसका रीजन है यार, जो तार हम लटकाएंगे उसे सर्दी गर्मी 12 महीने झेलना है, उसको सर्दी भी झेलनी है, गर्मी भी झेलनी है। तो यदि इमेजिन करो मैंने उसको ऐसे टाइटली इंस्टॉल कर दिया, मान लो ऊपर की तरह इंस्टॉल कर दिया गवर्नमेंट ने, तो अभी तो सही है, लेकिन जब सर्दियां चालू होंगी जनवरी रात के 12 बजे, तो ये सिकुड़, जब टेम्परेचर के साथ चीजें फैलती हैं तो टेम्परेचर कम करोगे तो सिकुड़ेंगी भी तो सही। अच्छा, इसको ऐसे याद कर सकते हो, यदि कंफ्यूजन होता है, मतलब याद नहीं हो पा रहा, बताना। सर्दी में जब आप पानी डालते हो नहाते समय, तो बॉडी पहले तो 2 घंटे तक उसको निहारेंगे पानी को, लेकिन आपकी बॉडी सिकुड़ जाती है ना। और जब गर्मियों में शावर लेते हो तो है ना, ऐड चल रहा था, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। या फिर यूं कहो, सर्दियों में फैल को, गर्मियों में फैल के सोते हो, सर्दियों में सिकुड़ के। ये याद करने के लिए बताया मैंने, है ना, याद करने के लिए कि सर्दियों में सिकुड़ के सोते हो, गर्मियों में फैल के सोते हो। तो अब सुनिए, अब इस तार को सर्दी भी झेलनी है, गर्मी भी झेलनी है, तो जैसी ही सर्दी आएंगी तो सिकुड़ेगा। अब ये ऐसे करके सिकुड़ने की टेंडेंसी, इस एंड पे ऐसे सिकुड़ने की टेंडेंसी। अब तुमने सारा वायर ही टाइट बांध दिया है, तो वायर तो है ना ऐसे बना हुआ है, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, है ना। ये तो धर्मेंद्र बन के ये तार भी तो टूट सकता है जब ताकत लगाएगा, तो है ना ऐसे, तो ये तार भी चटक जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इसलिए इसको मिनिमाइज करने के लिए तारों को पहले से थोड़ा ढीला छोड़ देते हैं, ताकि गुंजाइश हो सिकुड़ने की भी। तो ये हम इसलिए स्टडी कर पाए क्योंकि हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है थर्मल एक्सपेंशन। कभी आपके एक और एग्जाम्पल, ये बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, और पता नहीं तुम बड़े बड़े पैसे वाले लोगों, पता नहीं आपके लिए कॉमन ना हो। ग्लास के अंदर कभी कभी ग्लास फंस जाता है, स्टील का, कभी कभी बड़ा टाइटली फंस जाता है ग्लास के अंदर, ग्लास, है ना। तो हम पता है क्या करते हैं, इसको गरम गरम पानी, बाहर गरम गरम पानी में डाल दो, तो एक्सपेंड हो जाते हैं। तो जब फंस गया है थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाते हैं, वो इजीली बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कहला, दीज आर द एप्लीकेशंस, एविडेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अब लेकिन आगे बढ़ते हैं, फिजिक्स को तो मैथमेटिक्स चाहिए, बिना मैथ के बात नहीं करेंगे हम, अंदाजे से नहीं जल्दी फिजिक्स की, है ना। चलिए, अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अब ये थर्मल एक्सपेंशन की, ये तो एग्जाम्पल थे, अब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, एक्यूरेसी के साथ पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ फिजिक्स, ठीक। तो थर्मल एक्सपेंशन हम 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे। एक है, यदि हम ये जानना चाह रहे हैं कि लेंथ कितनी फैल गई, तो उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे लीनियर एक्सपेंशन में, उसकी मैथमेटिक्स अलग है, टॉपिक का नाम लीनियर एक्सपेंशन हो जाएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट हाउ मच एरिया इज एक्सपेंडेड, उसकी मैथमेटिक्स थोड़ी अलग है, उसको एरियल एक्सपेंशन बोलते हैं। एरियल एक्सपेंशन, एरियल, इसका एक नाम और है सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ये मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊंगा मैं। और यदि आप ये इंटरेस्टेड हो ये कैलकुलेट करने में कि वॉल्यूम कितना फैल गया, तो उसे वॉल्यूम एक्सपेंशन बोलते हैं। इसका भी एक और नाम है क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूब, क्यूब 3 डायमेंशन होता है ना, क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो ये 3 टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो, और मजे की बात ये, एक के संग एक टॉपिक फ्री है, ये एक के संग एक्चुअली 2 टॉपिक फ्री है। टेम्परेचर कम करने से क्या कह रहे हो देव, टेम्परेचर कम करने से भी लेंथ चेंज हो जाती है ना। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ, देखो सिंपल है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करोगे तो लेंथ सिकुड़ेगी, तब ठीक है। अब ये तो फिनोमिना हो गया जो हमने ढूंढ लिया। मैथमेटिक्स देखते हैं कितना कितना मेरा इतना टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो कितनी लेंथ बढ़ेगी। तो चलिए, और मजे की बात है, इस पे मेहनत कर लो, है ना। उसके बाद ये 2 टॉपिक ऐसे लगेंगे कि सर ने बस उन्हीं में एडिट कर दिया है ना, एडिट कर दिया है बस, मतलब अगले 2 टॉपिक तो मुफ्त है, बस मुफ्त 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 मुफ्त। तो चलिए टॉपिक लेते हैं हम लीनियर एक्सपेंशन। टॉपिक में ले रहा हूं लीनियर एक्सपेंशन। स्टार्ट करें लीनियर एक्सपेंशन, और ढंग से सुनना। तो देखिए, पहला है, मान लो कोई रॉड मैंने ली, ये रही रॉड, इज इट ओके, रॉड है, और इसकी लेंथ एल है, एल लेंथ की कोई रॉड है, ठीक। और इस समय इसका टेम्परेचर कुछ तो होगा। तो ये जो रॉड की लेंथ एल है वो है टेम्परेचर टी पर,
T टेम्परेचर पर L लेंथ। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको हीट किया थोड़ा सा, तो जिससे इसका टेम्परेचर T प्लस कुछ हो जाएगा, T प्लस कुछ, मतलब मैं इसको गर्म कर रहा हूं, तो पता ना, एक मिनट नीचे लिख देता हूं, एट टेम्परेचर T प्लस कुछ। तो इसकी रॉड की लेंथ फील करना, पहले से बड़ी फील हो रही है नहीं हो रही रॉड की लेंथ। तो जब मैं टेम्परेचर T प्लस कुछ करूंगा, बढ़ाऊंगा, तो लेंथ भी फिर L प्लस कुछ हो जाएगी। इज इट ओके? या फिर L डैश लिख देता हूं। समझ में आया? पहले इतना फिगर समझ में आया, क्योंकि जितनी थ्योरी पढ़ाई उससे तो इतना फिट हो रहा है कि यदि टेम्परेचर T पर लेंथ L है, तो मेरे टेम्परेचर कुछ बढ़ाने पर लेंथ भी कुछ तो बढ़ी जाएगी। या L डैश लिख दो। ठीक, तो एक काम करते हैं, मैं ये लिख देता हूं, यदि टेम्परेचर में मैंने डेल्टा T बढ़ा दिया, T प्लस डेल्टा T, तो लेंथ भी L प्लस डेल्टा L हो जाएगी। L प्लस डेल्टा L हो जाएगी, यानी उस कुछ का नाम मैंने टेम्परेचर में डेल्टा T और लेंथ में डेल्टा L लिख दिया। अब ये देखिए, अब जो मैथमेटिक्स में पढ़ाने जा रहा हूं, इट इज फाउंड दैट कि ये जो चेंज इन लेंथ है ना, ये जो एक्स्ट्रा लेंथ जनरेट हो गई, ये दो फैक्टरों पे डिपेंड करती है, प्रोपोर्शनल होती है। ये जो लेंथ चेंज हो गई है, ये जो एक्स्ट्रा लेंथ जनरेट हो गई है, ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। कौन सी दो चीज? एक तो बड़ी आसान लिखती समझ जाओगे कि आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया है। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, जितना भट्टी में झोंकोगे, उसकी लेंथ उतनी बढ़ेगी। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी लेंथ बढ़ेगी। ये तो फील भी हो जाएगा। कम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कम लेंथ बढ़ेगी, है ना? तुमने अगरबत्ती के सामने, अगरबत्ती से गर्म कर रहे हो, है ना, और एक फ्लेम से गर्म कर रहे हो, तो जहां टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन ज्यादा, लेंथ में फ्लक्चुएशन ज्यादा। लेकिन एक फैक्टर और है, चेंज इन लेंथ इस बात पे भी डिपेंड करती है कि ओरिजिनल लेंथ कितनी है। ओरिजिनल लेंथ ज्यादा होती है तो फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ओरिजिनल लेंथ कम होती है तो फैलने के चांसेस भी कम होते हैं। अच्छा एक मिनट, यदि मैं आपको एक रबड़ दूं, रबड़ वायर दूं, एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। ये रबड़ का वायर है ना, एक रबड़ वायर है ना। आपसे कहूं आप इस पर आधा किलो वेट लटका दो, इमेजिन करो आधा किलो वेट लटका दिया, तो ये कुछ खींचेगा। आपने जैसे ही इस पे आधा किलो वेट लटकाया तो ये कुछ खींचेगा। इसका खींचना रिकॉर्ड कर लो कि ये कितना सेंटीमीटर, या है ना, कितना सेंटीमीटर खींचा। अब मुझे बताना, यदि मैं इस रबड़ में से इतना सा पीस काट दूं, इतना सा पीस काट दूं, और अब इस पे आधा किलो लटकाऊं, तो मुझे ये बताइए किस केस में लेंथ, यानी दोनों में वजन बराबर लटकाए, मैंने बस ये रबड़ में से छोटा सा पीस ले लिया, इसी रबड़ का, यानी मटेरियल यही है मेरे पास, तो आधा किलो इसमें लटकाया, आधा किलो इसमें लटकाया, यानी दोनों में एक जैसी स्ट्रेस दी, तो कौन ज्यादा खींचेगा ये बताओ? पहला वाला या दूसरा वाला? कौन ज्यादा खींचेगा? ओब्वियसली पहला वाला। जब रबड़ बड़ी होगी, तो वही चीज तो मैं समझा रहा हूं, जब ओरिजिनल लेंथ ज्यादा होगी तो उसमें खींचने की भी संभावना ज्यादा होगी, है ना। तो जब ओरिजिनल लेंथ ज्यादा होगी तो खींचने के भी चांसेस ज्यादा होंगे। इस फैक्टर को समझाने के लिए, ठीक है, मैंने ये एग्जाम्पल का सहारा लिया। अब आप बताइए, डेल्टा एल और डेल्टा एल टी के डेल्टा टी के दोनों को कंबाइन कर दूं, दैट इज, तो डेल्टा एल और डेल्टा, मतलब दोनों फैक्टर को मैंने कंबाइन कर दिया। अब जब दोनों को कंबाइन कर दिया तो अगला स्टेप, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने जा रहा हूं मैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने जा रहा हूं। अभी एल और डेल्टा टी एज इट इज लिख देता हूं। अब यहां पे मुझे एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, है ना, कांस्टेंट भाई साहब आएंगे, तो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा रहा हूं तो एक कांस्टेंट आएंगे। ठीक, अब सुनिए, कांस्टेंट की शक्ल हर बार के तो नहीं होती ना, कांस्टेंट की शक्ल इस बार अल्फा है, अल्फा। अब एक समस्या जो मेरी है, आपकी नहीं है, अब मेरा अल्फा भी ऐसे ही बनता है और प्रोपोर्शनलिटी भी ऐसा बनता है, हालांकि मैं थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, पर ध्यान रखना ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है और इसे हटा दिया उसके बाद ही अल्फा। तो डोंट बी कंफ्यूज कि सर ने ये इक्वल कहां से ले दिया, प्रोपोर्शनलिटी हटाया नहीं, दिस इज अल्फा, और इस अल्फा का नाम है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या नाम है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन।
कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। और ये वैल्यू भी भगवान ने ये प्रॉपर्टी अल्फा वाली भगवान ने सब मटेरियल में अलग अलग लोड करके इंस्टॉल करके भेजी है। मतलब इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन नटूरे ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, है ना। और जैसी मैं ये लाइन लिख दूं इसका क्या मतलब हो जाता है, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। इसका मतलब ये चेंज तब होगा जब मटेरियल चेंज करोगे। जैसे सबकी डेंसिटी अलग अलग, सबकी इलास्टिसिटी अलग अलग, सबकी विस्कोसिटी अलग अलग, तो ये भी हर मटेरियल का अलग अलग है। तो ये वो फॉर्मूला है, ये वो मैथमेटिक्स है जो आपको ये बताएगी लेंथ बढ़ी तो कितनी बढ़ी, है ना, अंदाजा नहीं कितनी बढ़ी। अब सुनो, चलिए अब इसमें ना अल्फा पे काम करते हैं, नोट, इस अल्फा पे थोड़ा काम करते हैं। अल्फा है ना, बताना अल्फा का फॉर्मूला डिजाइन करें तो डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। अल्फा का फॉर्मूला डिजाइन करें तो डेल्टा एल यहां रह गया, एल यहां नीचे, डेल्टा टी। तो 2-3 बातें देखिए। सबसे पहले इसकी एसआई यूनिट बनाए, डिजाइन करें अल्फा की, तो ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो लेंथ से लेंथ तो कट गया, लेंथ की यूनिट से लेंथ की यूनिट कट जाएगी। अब वो भली डेल्टा एल हो तो यूनिट तो मीटर ही आएगी ना, रह जाएगी डिनोमिनेटर में टी, और टी की एसआई यूनिट केल्विन, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है तो केल्विन इनवर्स। तो अल्फा की एसआई यूनिट क्या है, केल्विन इनवर्स। सिंपल है समझना। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात और, केल्विन नहीं केल्विन इनवर्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में के है ना, डिनोमिनेटर में के। दूसरी चीज, जब मैं सवाल कर रहा हूंगा अल्फा के, तो केल्विन इनवर्स को सेल्सियस इनवर्स लिखने के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी, केल्विन इनवर्स लिखो सेल्सियस, क्योंकि आज ही बताया है जहां डेल्टा टी होता है, डेल्टा टी नॉट टी, जहां डेल्टा टी होता है वहां सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस जाने में कोई जीएसटी नहीं कटती, सीधे सीधे कोई पासपोर्ट नहीं लगेगा, जाओ फ्रीली। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करने की कोई जरूरत। चलिए अब सीन ये है कि यदि मैं इसकी ऐसा यूनिट तो बता चुका हूं, डायमेंशन निकालू तो भाई लेंथ की डायमेंशन से लेंथ की डायमेंशन कट जाएगी, डिनोमिनेटर में रह गई टेम्परेचर की डायमेंशन। पहली बार बोलिए, पहली बार टेम्परेचर एज अ डायमेंशन में आ रहा है। अब तक आपका काम एमएलटी में हो जाता था, लेकिन इस बार एम की डायमेंशन भी 0, लेंथ की डायमेंशन 0, टाइम की डायमेंशन भी 0, सिर्फ टेम्परेचर आ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए वो भी डायमेंशन में आ सकता है। और टेम्परेचर के लिए के यूज करते हैं, पर के की पावर क्या आएगी, -1। एक्चुअली टेम्परेचर के लिए टी इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि टी इज ऑलरेडी हैज बीन यूज्ड फॉर द टाइम, तो इसके लिए के यूज करते हैं। और पहली बार आज से पहले ना तो फर्स्ट बुक में और अब तक पढ़ाए हुए किसी भी टॉपिक में आपने के का रोल देखा ही नहीं डायमेंशन में, पर अब पेटी बांध लीजिए कमर की, अब तो के आया करेगा। तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात, अब गौर से देखो, अल्फा का फॉर्मूला आ रहा है डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, यही तो आ रहा है। अब डेल्टा एल एक्सपेंशन होते हैं बड़े मामूली, एक्सपेंशन है मामूली, मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू मामूली होगी, अपॉन डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ, कोई ज्यादा थोड़ी नहीं होती कि मीटर किलोमीटर होगा, एमएम होगा, सेंटीमीटर होगा ज्यादा से ज्यादा, हालांकि सेंटीमीटर हो जाए ये भी बहुत, एमएम में होता है एक्सपेंशन, उसे आप साला एल से डिवाइड मार रहे हो। मतलब सुनना, जब 1 मीटर की रॉड होती है ना, 1 मीटर की, तब वो एमएम में एक्सपेंड होती है, तब तो पता ना, एक मामूली सी चीज को आप एल से डिवाइड कर रहे हो, फिर साला उसे चेंज इन टेम्परेचर से डिवाइड कर रहे हो, तो अल्फा की वैल्यू तो बहुत ही मामूली आएगी भाई। एक मामूली सी चीज को आप एल से डिवाइड मार रहे हो, 2 4 6 जो भी होगा, फिर साला उसे डेल्टा टी से भी डिवाइड मार रहे हो, तो बेचारा जो मामूली है वो बहुत ही मामूली हो जाएगा, वेरी स्मॉल। तो जो अल्फा है वो वेरी वेरी स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी होती है, वेरी वेरी स्मॉल होता है ये। और जब आप इसके सवाल करोगे ना अल्फा के, मतलब लीनियर एक्सपेंशन के, तो आपको अल्फा की वैल्यू 10⁻⁻⁵ में जाके मिलेगी, इतना छोटा होता है अल्फा, इतना छोटा होता है।
तो अब इसको बताने का मेरा क्या मतलब था, छोटा है या बड़ा है सर अल्फा? एक्चुअली ये इतना छोटा है कि हम अल्फा को तो फिर भी झेल लेंगे, लेकिन अल्फा स्क्वायर आया तो उसको इग्नोर ही कर देंगे, क्योंकि छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर क्यूब करो तो वो और भी नेग्लिजिबल हो जाता है। तो अल्फा तक तो झेल लेंगे, लेकिन अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब इग्नोर मारेंगे। तो ये हो गया हमारे पास ये अल्फा के बारे में। तो बताना जो नई नई लेंथ जनरेट हुई है, नई लेंथ, अगला नोट, ये तो एक लाइन का 2 लाइन का नोट, तो बताना एल डैश नई लेंथ ये वाली टोटल मिला के, ये तो आपको मैंने चेंज इन लेंथ सिखाया है कि इतनी लेंथ एक्सपेंड हो जाएगी। अब मैं पूछ रहा हूं एक्सपेंड होने के बाद टोटल लेंथ कितनी हो गई? टोटल लेंथ हो गई एल प्लस डेल्टा एल, टोटल लेंथ हो गई एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है, एल प्लस डेल्टा एल। तो एल की जगह एल, डेल्टा एल अभी निकालना सीखे, एल्फा एल डेल्टा टी अभी अभी सीखे हैं, नहीं तो यहां से देखो एल्फा एल डेल्टा टी, तो क्या कॉमन शॉमन आ रहा है? एल, ब्रैकेट में यहां बचेगा 1 एल्फा डेल्टा टी, दिस इज एल डैश। यानी जो नई लेंथ होगी एक्सपेंड होने के बाद वो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हो, दिस इज लीनियर एक्सपेंशन। अब देखिए अगला टॉपिक है एरियल एक्सपेंशन, और इतना आसान टॉपिक है आपको ऐसा लगेगा जैसे बादशाह ने पुराने गाने में बस एक शब्द डाला और वो बादशाह का गाना हो गया। पता वो क्या शब्द डलता है? ओ इट्स बादशाह। बस पुराना कोई गाना लो, ओ इट्स बादशाह, कुछ भी ज्यादा एडिट नहीं करना, बस ओ इट्स बादशाह बोलो और आगे बढ़ो। तो देखिए ऐसा ही कुछ यहां होने वाला है, ये थ्योरी कॉपी पेस्ट। देखिए मान लो ये कोई एरिया है, क्योंकि एरिया पढ़ा रहा हूं तो एरिया होगा, कोई शीट है मेटल प्लेट, और इस समय इसका एरिया ए है। एरिया मतलब टेम्परेचर तो है T और एरिया इसका A है। अब जब मैं इसको हीट करूंगा तो ये तो उम्मीद की जाएगी थर्मल एक्सपेंशन तो एक्सपेंड होगा। तो मेरा जो नया टेम्परेचर है वो मैंने T प्लस कुछ कर दिया, यानी T प्लस डेल्टा टी, टेम्परेचर बढ़ा के T प्लस डेल्टा टी कर दिया। तो फिर जो एरिया है वो भी तो A प्लस कुछ हो गया होगा, ए प्लस डेल्टा यानी ए प्लस कुछ है, या फिर ए डैश लिख दो, इसे नया एरिया ए डैश लिख दो, या ए प्लस, जैसे नई लेंथ आपने यहाँ नई लेंथ एल प्लस कुछ या एल डैश दोनों लिखी हुई है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये पुराना एरिया है, नया एरिया, ये हीट करने के बाद एरिया। तो जैसे मैंने यहाँ डेल्टा एल के बारे में बताया, यहाँ डेल्टा ए देखिए एडिटिंग, ठीक है। तो डेल्टा ए यहां पर भी 2 चीजों पर डिपेंड करेगा, एक तो आप टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हो, कितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, और एक ओरिजिनल एरिया कितना था। और फिर जब दोनों फैक्टरों को कंबाइन करोगे तो डेल्टा ए इज फाउंड टू डिपेंड ऑन प्रोपोर्शनल ए डेल्टा टी। अभी ये प्रोपोर्शनलिटी ही साइन है अभी तो। अब जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा डेल्टा ए, तो यहां भी कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहां कांस्टेंट की शक्ल है बीटा। और ये नाम बड़े सोच समझ के रखे, क्योंकि एक सुर बन जाए, नाम रखे ताकि एक सुर लय बन जाए, अल्फा बीटा। और अभी एक टॉपिक और रह गया ना, क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन, उसके लिए गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये अल्फा बीटा गामा का रिदम बनाने के लिए, तो इसमें जो कांस्टेंट इंसर्ट होगा वो अल्फा, एरिया में जो कांस्टेंट इंसर्ट हुआ वो बीटा, और जो अब आगे आएगा वो गामा। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। नाम भी देखो, मैंने कहा ना छोटी छोटी एडिटिंग होगी, बस एल की जगह ए लिख दिया है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की जगह कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, ठीक। अब यहां से बीटा का फॉर्मूला बनाइए, बीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो? डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी। तो मजे की बात है, ऐसा यूनिट, डायमेंशन और बीटा ये सब कुछ कॉपी कर दीजिए। बताना यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट से इसकी यूनिट कट जाएगी, केवल डेल्टा टी बचेगा, केल्विन इनवर्स यूनिट बचेगी। डायमेंशन की बात करूं तो एरिया से एरिया की डायमेंशन कट जाएगी, m0 l0 t0 k-1। तो यानी यूनिट के मामले में अल्फा जैसा, डायमेंशन के मामले में अल्फा जैसा। और यदि मैं बात करूं ये वाली चीज, तो ये भी बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल, वही, क्योंकि ये एक मामूली सी चीज के पीछे पड़ गए डिवाइड करने के, तो बीटा भी बहुत छोटा होगा। मतलब बीटा तक तो हम झेल लेंगे, लेकिन बीटा स्क्वायर को नहीं झेलेंगे। अब आगे बढ़ू,
ये हमने बीटा निकाल लिया। फिर इसके बाद अगला टॉपिक क्या था, वही नोट। बताइए कि जो नया एरिया होगा ये वाला ए डैश भरने के बाद ए प्लस डेल्टा ए, सॉल्व करें इसे। तो ए की जगह ए, डेल्टा ए मैंने निकालना सिखा दिया। मैंने जो सिखाया है फिजिक्स ने कि कितना एरिया फैल जाएगा ये सिखाया है। अब फाइनल एरिया कितना होगा वो इतनी सिंपल मैथ से निकाल लो। तो बीटा ए डेल्टा टी, क्या तो ए डैश इक्वल टू क्या कॉमन आ रहा है, ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। कितनी सिमेट्री आ रही है बोलो, एल डैश ए डैश एल ए 1 1 प्लस प्लस एल्फा बीटा। तो इसका मतलब अगला फॉर्मूला आप पहले से सोच लो क्या आने वाला है। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा कि इसी में एडजस्ट कर दूं, ठीक है। समझदार हो ना, ठीक है, समझ सकते हो ना, गैस कर सकते हो आगे क्या आएगा। अब है अगला टॉपिक वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो एक क्यूब बना रहा हूं मैं, एक क्यूब बना दिया मैंने। ये है इस समय टेम्परेचर T और वॉल्यूम V, मतलब इस समय टेम्परेचर T है और वॉल्यूम V है। अब यदि मैं इसको हीट करूं तो ये थोड़ा एक्सपेक्ट करेंगे कि ये फैल जाएगा, थोड़ा फैल गया, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। हाँ बेटा भूमिका बिल्कुल ठीक, शाबाश। तो यहां पर अब टेम्परेचर कर दिया T प्लस डेल्टा T और वॉल्यूम हो जाएगा V डैश या V प्लस डेल्टा V, V डैश यानी V प्लस डेल्टा V। तो यहां पर जो डेल्टा V होगा, चेंज इन वॉल्यूम, वो एक तो ओरिजिनल वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा और एक चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। दोनों को मर्ज कर दो तो प्रपोर्शनल, ठीक है ना, V डेल्टा T प्रपोर्शनल साइन हटा दो। ये तो मैं जबरदस्ती खींच रहा हूं, गामा आएगा जो बिल्कुल ही महाकंजर है उनके लिए। तो ये डेल्टा V आ गया। गामा की भी यूनिट डायमेंशन सब कुछ अल्फा बीटा की एक जैसी होंगी, ये भी छोटा सा आएगा। फाइनली जो नया वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा, V प्लस डेल्टा V। V डेल्टा V की जगह क्या लिख दूं, गामा V डेल्टा T, V कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये तो ये था बेटा 3 टॉपिक, एक तीर से 3 शिकार, है ना। एक्चुअली एक हमें पढ़ना पड़ा, 2 एडिटिंग हो गई वो इट्स बादशाह करके, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, इसके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूले, एक्चुअली ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जी जो बताया मैंने, सीधे ये याद रखो, इसमें सीधे ये याद रखो, इसमें सीधे ये याद रखो, और एक याद हो जाएगा तो आपको ये पता ही है, एक बार स्टडी करोगे रिवाइज हो जाएगा कि तीनों फॉर्मूले सिमेट्रिक तो हैं। अब आ जाइए एक डेरिवेशन, और जो डेरिवेशन पूछा जाता है इसमें तो न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, ये जो मैंने बात बताई इसके तो न्यूमेरिकल आपके आएंगे। लेकिन अब जो मैं कराने जा रहा हूं वो डेरिवेशन आता है कि भैया एल्फा रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, कि इन तीनों में आपस में कोई रिलेशन है या नहीं है। तो चलिए अब हम इतने तो स्मार्ट है नहीं कि एक बार में तीनों को निकाल लें। तो पहला सब टॉपिक तोड़ के ए, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। पहले अल्फा और बीटा में रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। कितना आसान डेरिवेशन है, इसमें भी ना एक के साथ एक फ्री मिलेगा। मैंने एक स्क्वायर प्लेट की, अब ध्यान रखना मेरे शब्दों पे, मैंने पहली बार बोला है कि स्क्वायर प्लेट ली। जब मैं एरियल एक्सपेंशन समझा रहा था तो वहां एरिया स्क्वायर होना जरूरी नहीं था। यहां मैं स्क्वायर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन मेरा और आपका कन्वीनियंट रहेगा। मैंने एक स्क्वायर प्लेट ली तो इसका मतलब इसकी ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, और इस समय टेम्परेचर T है, मान लो टेम्परेचर की जो टेम्परेचर है वो T है। बताना तो इसका जो एरिया होगा A वो कितना होगा, L स्क्वायर। छोटा बच्चा भी 5th क्लास का निकाल देगा कि इसका एरिया L स्क्वायर होगा, L स्क्वायर। यदि ये भी नहीं जानते आप तो L लग गए आपके, है L स्क्वायर नहीं जानते। अब मान लो मैंने इसका, अब यदि मैंने इसे यूनिफॉर्मली हीट किया तो ये एक्सपेक्ट किया जाएगा ना ये यूनिफॉर्मली एक्सपेंड होगा। यूनिफॉर्मली हीट किया तो यूनिफॉर्मली, ये देखो, तो अब ये टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया है, T प्लस डेल्टा T। तो जो एरिया होगा A डैश है ना, चलो अभी वो बाद में लिख दूंगा। तो पहले बताइए जो नई लेंथ है वो L डैश हो जाएंगी हमारी,
होप कि आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ये एरिया पुराना एरिया है, नया एरिया, तो पता ना अब यहां पर जो एरिया होगा ये वाला एरिया इक्वल टू ए डैश। तो ये जो ए डैश है ना, ए डैश मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं। मेरे पास दो तरीके हैं ए डैश को निकालने के। एक बच्चों वाला कि एल डैश स्क्वायर, बोलो फिफ्थ का बच्चा भाई, नया एरिया मतलब नई लेंथ का स्क्वायर, ये तो फिफ्थ क्लास का बच्चा भी जानता है कि ए डैश एल डैश स्क्वायर होगा। लेकिन एक आप लोग जानते हो, फिफ्थ वाला नहीं जानता, जो अभी अभी बताया है कि ए डैश एल डैश स्क्वायर होगा। और एक चीज और बताइए कि ए डैश ए वन प्लस बीटा डेल्टा टी। बोलो नया एरिया ऐसे भी निकाल सकते हो, आया समझ में? बोलो 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 कि ए डैश या तो इस लेंथ का स्क्वायर कर दो, इस वाली लेंथ का, या फिर वो वाली बात सुन लो जो एरियल एक्सपेंशन में पड़ी थी। अब सुनिए, ये एल डैश भी हम निकालना जानते हैं। ये एल डैश होता है एल वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये एल डैश भी निकालना सीख गए हम। तो अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं। बताओ ए डैश इक्वल टू ए डैश है ना, इस ए डैश को ऐसे लिख दूं, ए वन प्लस बीटा डेल्टा टी। ठीक है, इस ए डैश को और एक बार ए डैश को एल डैश का स्क्वायर, एल डैश यानी एल वन प्लस एल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर, तो स्क्वायर दोनों पे जाएगा। समझिए बेटा मैं क्या कह रहा हूं। ए डैश निकालने के दो तरीके, या तो इस एल डैश का स्क्वायर कर दो या इसको सुन लो। तो मैंने ए डैश इक्वल टू ए डैश एक बार ये लिख दिया और इसके लिए ये लिख रहा हूं, एल स्क्वायर वन प्लस एल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। पुराना एरिया डैश नहीं है, सिर्फ पुराना एरिया कट गया क्योंकि ए इक्वल टू एल स्क्वायर है। यहां क्या बच रहा है एलएचएस में, वन प्लस बीटा डेल्टा टी। और यहां क्या बच रहा है, तो यहां पर एक चीज अभी तो बच क्या रहा है, स्क्वायर खोलेंगे। खोलने को तो मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी खोल सकता हूं, लेकिन आपको ध्यान हो एक थ्योरम जिसमें जंग लग गई होगी, बहुत दिन बाद फिर यूज हो रही है, यूज कर चुके हो 11th में, लेकिन बहुत दिन बाद यूज हो रही है कि फॉर एक्स लेस देन 1, यदि x एक ऐसा नंबर है, हाँ बाइनोमियल थ्योरम बूम का गुड जॉब, यदि x एक ऐसा नंबर है जो 1 से बहुत छोटा है, देन तो आप 1 प्लस एक्स की पावर n के चक्कर में पड़ो ही मत, सीधे 1 प्लस एन एक्स खोल दीजिए। जो लोग नए हैं वो इस थ्योरम को डायरेक्ट रख लो, पास में मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। दिस इज नॉट फिजिक्स, दिस इज मैथ, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर n हो तो 1 प्लस एन एक्स, आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए। तो बताना 1 प्लस एक्स टू दी पावर n की तरह फील करिए इसको, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n। अब ज्यादा से ज्यादा आप क्या फील नहीं करोगे, सर ये 1 है ये प्लस, पर ये x 1 से कम क्यों है भाई। ये थ्योरम तभी तो लगेगी जब x ये वाला जो नंबर है वो 1 से बहुत छोटा हो, क्योंकि एल्फा बदतमीज है, 10 टू दी पावर -5 में जाता है ये। तो बेचारा डेल्टा टी मल्टीप्लाई करके कर भी क्या लेगा बेचारा, यही साला 10 टू दी पावर -5, इतना कर्जे में डूबा हुआ है ये। तो ये तो अब बताइए, यदि मैं 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n फील करूं तो 1 प्लस एन एक्स ही तो लिखूंगा। तो n का रोल कौन प्ले कर रहा है जल्दी बताओ, मैं ये देखना चाह रहा हूं आप पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं। n का रोल कौन प्ले कर रहा है, इसे मैं 1 प्लस एक्स टू दी पावर n से खेलूं तो n का रोल कौन प्ले कर रहा है, 2, वेरी गुड। और x का रोल ये पूरा एल्फा डेल्टा टी। और जैसे ही मैंने इस पावर को रिजॉल्व किया, खोला मतलब, तो 1 से 1 कट गया, और मेरे 1 से 1 कटते फिर डेल्टा टी से डेल्टा टी भी कट जाएगा। तो बीटा इक्वल टू आ रहा है 2 एल्फा, या यूं कहिए एल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2। ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन एल्फा एंड बीटा। फिर आते हैं रिलेशन बिटवीन एल्फा एंड गामा। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा है ना, अल्फा और गामा के बीच में रिलेशन। अब क्या करिए, जैसे यहां एरिया माना था ना, वॉल्यूम मान लीजिए आएगा। ये तो आप भी खुद भी कर सकते हो, मैं आपको हिंट दो। एक ये कोई वॉल्यूम है, क्यूब है, मतलब क्यूब जिसकी सारी लेंथ एल है, सारी लेंथ एल है, तो बताइए, और टेम्परेचर टी है, तो वॉल्यूम कितना होगा इसका, एल क्यूब। अब यदि मैं इसको हीट करूं यूनिफॉर्मली, तो ये उम्मीद की जाएगी कि यूनिफॉर्मली एक्सपेंड होगा ये।
ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने वॉल्यूम। टेम्परेचर हो गया T प्लस डेल्टा टी, साइड हो गई L डैश L डैश L डैश। इस L डैश की वैल्यू हम जानते हैं 1 प्लस सॉरी L 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस L डैश की वैल्यू हम जानते हैं। फिर वही हरकत, और इस B डैश के बारे में क्या बात है, ये B डैश में दो तरीके से निकाल सकता हूं। कौन से दो तरीके, एक 6 का बच्चा भी निकाल सकता है, शायद 5th में वॉल्यूम नहीं सिखाते होंगे, 6 7 में तो सिखाते ही होंगे। तो V डैश कैसे निकलेगा बोलो, L डैश का क्यूब, और एक निकलेगा V डैश इक्वल टू, एक तो V डैश इक्वल टू L डैश का क्यूब। देख रहे हो, वही नेहा कक्कड़ और बादशाह वाला टॉपिक चल रहा है, A डैश इक्वल टू L डैश स्क्वायर, V डैश इक्वल टू L डैश क्यूब। और एक दूसरा तरीका V डैश का V 1 प्लस गामा डेल्टा टी। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, इसके आगे का काम आप करिए। चलिए मैं मदद करता हूं। हाँ बेटा, भूमिका है, देव है, इन दोनों ने रिस्पॉन्ड किया, वेरी गुड, दोनों के ठीक है। बाकी लोग देखिए, वॉल्यूम में दोनों तरीके से निकाल सकता हूं, इसका मतलब चाहे वॉल्यूम। अच्छा, इस L डैश का मतलब क्या है, L डैश L 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, पर क्यूब है तो क्यूब पूरे पे आएगा, तो इधर भी और इधर भी, तो इसका मतलब V डैश ऐसे निकालो, ऐसे निकालो। एक तरीका जो 11 में पढ़ा है V 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और एक तरीका जो बचपन से सीखते आ रहे हो, ये L क्यूब 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। L क्यूब से भी कटेगा, है ना, पुराना वॉल्यूम पुराना। तो LHS है 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब वही 1 प्लस एक्स टू दी पावर n से खोल दीजिए, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, तो 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन स्क्वायर 3 है, और x अल्फा डेल्टा टी है। 1 से 1 कटा, और एक बार 1 से 1 क्या कटा, डेल्टा टी भी फिर कट जाएगा। तो गामा इक्वल टू 3 अल्फा आ रहा है, गामा इक्वल टू 3 अल्फा आ रहा है, या यूं कहिए अल्फा इक्वल टू गामा बाई 3 आ रहा है। तो ये रहा हमारे पास अल्फा और बीटा में रिलेशन, ये अल्फा और गामा में। अब तीसरी हेडिंग करने की जरूरत नहीं है। कौन सी, आप सोचो मैं तीसरी हेडिंग निकालूंगा कि रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा, जरूरत ही नहीं है वो करने की। क्यों, क्योंकि हमारा जो अल्फा है वो बीटा बाई 2 है, देखो, और हमारा यही अल्फा गामा बाई 3 के भी बराबर है कि नहीं। तो अल्फा बीटा गामा तीनों में रिलेशन आ गई, तो तीसरी हेडिंग की हमें जरूरत पड़ी नहीं। ठीक है, चलिए एक टॉपिक तो ये खत्म। एक छोटा सा और है, एक छोटा सा और। एक्चुअली मुझे लग रहा है, आपको ये मत समझना कि आज सर को क्या हो गया कि फर्री भर पढ़ाए जा रहे भगाए जा रहे। एक्चुअली जब हमने इतना पढ़ा है तो एक छोटा सा टॉपिक और है, मजेदार टॉपिक है ना, आज के मोमेंटम को ही जुड़ा हुआ है। फिर परसों से यदि मैं लेता हूं नेक्स्ट डे, तो फिर मोमेंटम लेके आना पड़ेगा। अभी एटलीस्ट यहां तक समझ में तो आ रहा है ना, और आसान है तो इसलिए खींच भी सकता हूं मैं। चलो अब देखिए, आज एक और एक्यूरेसी आपके खाते में ऐड होगी। ये तो सही बात है, आप जितना जितना स्टडी करते जाओगे चीजें एक्यूरेट होती जाएंगी, चीजें और एक्यूरेट होती जाएंगी। अब बताइए, जैसे ये डेंसिटी है, हम लिखते हैं ना जैसे इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। इसका मतलब होता है कि मटेरियल चेंज करोगे तब इलास्टिसिटी चेंज होगी। विस्कोसिटी इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन नेचर ऑफ फ्लूइड, मतलब अलग अलग फ्लूइड की अलग अलग होगी, वरना फॉर अ गिवन फ्लूइड फिक्स रहेगी। अब मुझे बताओ डेंसिटी, क्या ये सेंटेंस ट्रू है? इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल फॉर डेंसिटी के लिए, डेंसिटी के लिए क्या ये सेंटेंस ट्रू है कि नहीं? इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल नहीं। क्यों सुहानी बताओ? देव का आया हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता जो हो रहा है। सुहानी कुछ टाइप करो फिर कि डेंसिटी इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। हाँ सुहानी बोलेगी क्योंकि सुहानी थोड़ा, हाँ यस, छाया को, तुषार को, देव को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुहानी कुछ टाइप तो कर हल्का फुल्का, मैं शायद हिंट पकड़ू, वेट कर रहा हूं। डेंसिटी सेम होती है ना वाटर की, मैं वही तो कह रहा हूं मैं, एक मिनट, कि यदि मैं मटेरियल नहीं चेंज करूं तो डेंसिटी फिक्स होगी ना। लेकिन आज एक सच से पर्दा उठेगा, वो क्या? देखिए, नो डाउट अब तक मैं ही पढ़ाता आ रहा हूं तो मैं अपने पे ब्लेम ले सकता हूं। ये मैं क्या पढ़ा रहा था कि चाहे आयरन इतना लो, चाहे आयरन इतना लो, चाहे आयरन इतना लो, चाहे आयरन इतना लो, जब आयरन इतना लो इतना लो इतना लो, डेंसिटी नहीं चेंज होगी। जब मटेरियल ही चेंज करोगे तो डेंसिटी चेंज होगी।
लेकिन एक फैक्टर और है आज जो डेंसिटी चेंज कर सकता है, वो है टेम्परेचर। ऐसा कैसे? टेम्परेचर भी डेंसिटी में हलचल पैदा कर सकता है। कैसे? क्योंकि जब आप ये पढ़ चुके हो, सुनो, तो हेडिंग है वेरिएशन इन डेंसिटी, हेडिंग है वेरिएशन इन डेंसिटी विद टेम्परेचर। तो आज आपको एक चीज और बारीकी की पता चलेगी, ये साला टेम्परेचर भी डेंसिटी को फ्लक्चुएट कर सकता है। और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा, प्लीज बिलीव मी। आपका डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, होता है कि नहीं होता? तो आप सोच के बताओ, जब, ठीक है, यदि आपका टेम्परेचर बढ़े, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो ये आपने पढ़ लिया कि वॉल्यूम बढ़ जाता है, अभी अभी पढ़ा है, आज ही पढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वॉल्यूम। तो बताना अब इस फॉर्मूले पे आना, देन फ्रॉम फर्स्ट। तो डेंसिटी क्यों चुपचाप बैठेगी जब वॉल्यूम हिल गया? अच्छा, मास नहीं हिलता टेम्परेचर से। आप सोचो कि मास भी बढ़ जाता होगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो तुम 5 ग्राम गोल्ड लेके आओगे, उसे गर्म करके बड़ा कर लोगे मास में, अगले दिन 5 ग्राम को 10 ग्राम करके बेचोगे, ऐसा नहीं होगा, मास नहीं चेंज होता है ना। लेकिन अब आप बताओ, मास में मना कर रहा हूं, मास नहीं घटेगा बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ने लग गया है। तो एक बार धीमे धीमे सोचिए, यदि टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ना सच है, और सच है वो, तो फिर बेटा डेंसिटी तो घटेगी ना फिर। ये देखो, ये स्टेटमेंट कितना इजी था, और ये भी सच है जो मैंने लिखा है, यानी टेम्परेचर भी डेंसिटी फ्लक्चुएट कर देता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी घट जाएगी। बताना, गर्म हवा की डेंसिटी कम होती है, तभी तो गर्म हवा, यानी टेम्परेचर बढ़ा दिया, की डेंसिटी कम, तभी तो वो ऊपर हो जाता है गर्म हवा का गुब्बारा, है ना। तो ये सच है। तो आज आपको एक और राज खुला कि डेंसिटी, आप मटेरियल चेंज करो करो मत करो, लेकिन यदि आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो भी डेंसिटी चेंज हो जाती है। चलो, और इसका उल्टा, इतने तो कंजड़े भी स्मार्ट होते हैं, यदि मैं उल्टा करूं तो टेम्परेचर यदि घटाने लग जाऊं तो फिर वॉल्यूम घटने लग जाएगा, सिकुड़ने लग जाएगा, और वॉल्यूम सिकुड़ने लगा, डिनोमिनेटर कम होने लगा, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो यानी बताइए, सपोज करो मैंने आज से एक चीज पढ़ा, जैसे मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो डेंसिटी आ गया, तो डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया मास अपॉन वॉल्यूम। यदि मैं 11वीं की सुर ताल में चलूं तो मैं यहां क्या लिखता? इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन, बताइए, आज यदि पूरा सच पता चल गया तो इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन, यदि मैंने डेंसिटी इसी अंदाज में पढ़ाई होती 11वीं के अंदाज में, तो इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन नटूरे ऑफ मटेरियल, हाँ जी, एंड टेम्परेचर। एक्चुअली सच्चाई है, टेम्परेचर ने विस्कोसिटी में भी उंगली करी थी, ध्यान करना, करी थी नहीं करी थी? टेम्परेचर ने विस्कोसिटी में भी उंगली करी थी, साला टेम्परेचर उंगली कर जाता है। अब फॉर्मूला पढ़ते हैं, अब फॉर्मूला पढ़ते हैं, जैसे लेंथ का हमारे पास फॉर्मूला है कि बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, एरिया बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, वी डैश ए डैश, है ना ये फॉर्मूले थे। तो अब आ जाइए अगली बात, यदि एट टेम्परेचर टी डेंसिटी का फॉर्मूला एम अपॉन वी यूज कर रहे हो, मास अपॉन वॉल्यूम, तो एट टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी, नजर मत हटाना, तो डेंसिटी का फॉर्मूला यही यूज करोगे क्या? यदि टेम्परेचर बढ़ा दूं यही यूज करोगे क्या? नहीं, वॉल्यूम फ्लक्चुएट हो चुका होगा वी से वी डैश, तो उसका असर डेंसिटी पे भी फ्लैश होने लगे। समझ गए कि नहीं? यदि टेम्परेचर टी पे आप ये फॉर्मूला लगाते आ रहे थे, तो टेम्परेचर यदि टी प्लस डेल्टा टी होगा तो डेंसिटी भी वॉल्यूम चेंज होने की वजह से रो डैश हो जाएगी। ओके, बताना रो डैश अपॉन रो क्या हुआ? यदि मैं रो डैश अपॉन रो करूं, मतलब इसको इससे डिवाइड करूं, तो एम से एम तो कट जाएगा, वी अपॉन वी डैश आएगा, बोलो, है ना। अब देख लो अपने आप कौन ऊपर कौन नीचे आएगा, इस स्टेज पे मैं ये तो नहीं बताने बैठा। अब रो डैश माने नई डेंसिटी, रो माने पुरानी डेंसिटी, वी माने पुराना वॉल्यूम, वी डैश माने नया वॉल्यूम, वी वन प्लस गामा डेल्टा टी। देखो मैंने अब क्या कर दिया, क्योंकि वी डैश तो अब सिखा दिया है ना मैंने, वी डैश को ऐसे लिख सकता हूं ना, वी वन प्लस गामा डी, जैसे मैंने ऐसे लिखा वी से भी कट गया। अब क्या करें? अब एक काम है ना हमारे पास, एक चीज, इसको ऊपर ले जाता हूं, इस पूरे ब्रैकेट को। अब घर की खेती थोड़ी नहीं है मेरी कि मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, अरे ऐसे कैसे ऊपर ले जाएंगे? अब तो ठीक है ना, अब तो ठीक है ना, -1 की पावर के साथ तो ले जा सकता हूं ना।
क्योंकि मैं इसे आसानी से बाइनोमियल थ्योरम यूज करके खोलूंगा, इसलिए मैं इसे ऊपर ले गया। नीचे तो मुझे दिक्कत होती, ऊपर तो खोल ही दूंगा। तो रो डैश अपॉन रो, फिर से 1 प्लस एन एक्स खोल रहा हूं, तो 1 प्लस एन कौन है, एन है -1 और एक्स है गामा डेल्टा टी। तो रो डैश इक्वल टू रो, ये रो उधर ले गया, 1 माइनस गामा डेल्टा टी। तो आपने एक चीज नोटिस करी, एल डैश, ए डैश, वी डैश, इनके फॉर्मूले में 1 1 1 प्लस 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 आता था, है ना, भले अल्फा बीटा और गामा, लेकिन इसके फॉर्मूले में यहां माइनस आ, उसका रीजन है कि टेम्परेचर बढ़ने पे ये बढ़ता था तो प्लस हो जाएगी कुछ, है ना। अच्छा एक मिनट, इस फॉर्मूले को ऐसे भी फील करो, इनको, किसी एक को खोल देता हूं मैं, इसको खोल देता हूं, एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी। मतलब यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एल में कुछ जुड़ के नई लेंथ आएगी नहीं आएगी, कुछ जुड़ के, और इसको खोलना, रो डैश इक्वल टू रो माइनस रो गामा डेल्टा टी। तो समझिए, यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी में से कुछ घट जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी पढ़ा था टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी घट के आएगी। अब आप फॉर्मूले को फील करिए कि इसमें से फिर कुछ घटना चालू हो जाएगा। तो यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ बढ़ती है, एरिया बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, पर डेंसिटी घटती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। अब सवाल तो नहीं करा रहा, मेरे में भी इतनी एनर्जी नहीं है, वरना नहीं, चलो एक सवाल कर लेते हैं, कोई नहीं, अगली मीटिंग नहीं ले रहा मैं ना, इस सवाल को कर लेते हैं, इसे तो मैं मिटा रहा हूं। आ गया समझ में, नहीं आ गया ये बताओ, इतना आया नहीं आया? और क्योंकि मोमेंटम वही था, इसलिए मेरे को ये पढ़ाना सही लगा कि अभी के अभी निपटाओ इसको। बस एक सवाल और बताता हूं, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान है, ठीक है, शुरू, एनसीईआरटी का ये। मुझे ये बताइए, मैं एक बार इलास्टिसिटी में पढ़ा चुका हूं। जैसे ये स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये वॉल्यूम स्ट्रेन होता है। आपको ध्यान है इनका एक नाम और था, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, और 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज चेंज इन लेंथ, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। ये नाम याद आए नहीं आए? ये नाम याद आए या नहीं आए? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो यही क्वेश्चन यहां रिपीट हो सकते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम निकालो तो ये निकाल देना। अब एक क्वेश्चन है, वो है फ्रैक्शनल चेंज। अच्छा, यदि कोई चीज घट रही हो तो आपको पता है माइनस डेल्टा वी अपॉन वी निकालोगे, क्योंकि कुछ चीजें हम प्लस में ही निकालते हैं। तो एक सवाल है, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी निकालो, बहुत आसान सवाल है, एक्सरसाइज का 10.11 है, एक्सरसाइज का 10.11। वो ये कह रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी गामा ऑफ ग्लिसरीन, गामा की वैल्यू दे रखी है 49 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन। आप बेटा फील करिए इस वैल्यू को, देखो गामा को, यदि मैं पावर हटा दूं तो 0.1 2 3 4 5, आप देख सकते हो, पावर हटा दूं तो ऐसे लिखोगे, देख रहे हो गामा कितना कम है। चैप्टर 11 है ये, हाँ चैप्टर 11 है, सॉरी चैप्टर 11 का 11 है ना, 11 तो आप देख सकते हो गामा कितना लुल है। तो गामा स्क्वायर करूंगा तो इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक। वो ये कह रहा है कि यदि ग्लिसरीन का गामा ये हो तो व्हाट इज फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स डेंसिटी फॉर अ 30 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, यदि 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दूं। सवाल लास्ट है आज का, है ना, यदि 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दूं तो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी निकालो। अब बताइए आपको निकालना क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी डेल्टा रो अपॉन रो, ये निकालना है। अब क्योंकि डेंसिटी घटेगी तो जब वॉल्यूम घटता था तो एक माइनस आप लगा, देखो क्योंकि डेंसिटी घटेगी तो ये नेगेटिव आएगा, तो एक नेगेटिव आप लगा दो, तो ये निकालना है आपको। और नहीं तो बेटा मॉड, और ध्यान हो तो ये निकाल दो, या फिर मैंने 100 बातों की एक बात, साला ये निकाल दो, खत्म, हटा साउंड की घटा। याद आ रहा है कुछ? तो चलिए बताना, आज ही हमने पढ़ा है रो डैश इक्वल टू रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी होता है।
अभी है ना, आज ही पढ़ा है, नई डेंसिटी इक्वल टू ये रो डैश इक्वल टू रो माइनस रो गामा डेल्टा टी। मैंने रो को मल्टीप्लाई कर दिया, रो डैश माइनस रो, आप तो नहीं रो रहे, लास्ट सवाल है मत रो, ठीक है। ये हो गया फाइनल डेंसिटी माइनस इनिशियल डेंसिटी, यानी ये तो डेल्टा रो हो गया। इस रो को इधर ले आओ, ठीक है। तो बताना ये हो गया ना फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। मैंने कहा था नेगेटिव ही आएगा ना ये, क्योंकि घट रही है। पर यदि आप इसे पॉजिटिव में निकालना चाह रहे हो तो या तो डेल्टा रो अपॉन रो का मॉड निकाल दो, तो वो केवल गामा डेल्टा टी रह जाएगा। अब केवल गामा और डेल्टा टी मल्टीप्लाई करने हैं। एक चीज और, गामा की वैल्यू है 49 इंटू 10 टू दी पावर -5 केल्विन इनवर्स गामा की, और डेल्टा टी लिख रहा हूं मैं 30 डिग्री सेल्सियस या 30 केल्विन। अब कहोगे रुको सर, वो 30 सेल्सियस है। तो आपको आज ही एक चीज बताई थी मैंने, यदि कहीं डेल्टा टी हो तो 30 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 30 केल्विन ही होगा। इससे क्या होगा, केल्विन इनवर्स और केल्विन डायल्यूट हो गए आपस में, तो ये यूनिट लेस एंड डायमेंशन। अच्छा ये बताओ, ये यूनिट लेस आएगा नहीं आएगा फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, ऊपर लेंथ नीचे लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डायमेंशन लेस यूनिट लेस आएगा नहीं आएगा। तो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी भी तो डायमेंशन लेस यूनिट लेस आएगा ना। तो केल्विन इनवर्स केल्विन को खा जाएगा, तो केवल नंबर बचेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही।